जनरल साइंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें इस टॉपिक में 70-80 के आसपास क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज पॉसिबल। कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट में पॉसिबल है किसकी वजह से। न्यूट्रॉन के स्पीड की वजह से, पॉजिट्रॉन के स्पीड की वजह से, मोशन ऑफ प्रोटॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आसान आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका हो जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी ही इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट। आगे सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम्स के। ठीक, ए चार्ज ऑफ 2c लिखा हुआ है, c का मतलब यहाँ पे है कूलम्ब। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ये जान लीजिए। फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ये सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 5 वोल्ट देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा है, यानी वर्क डन पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप किसी भी यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा आपका W बाई क्यू, यानी कि वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो V दिया हुआ है, W दिया हुआ है, सॉरी V दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है और चार्ज भी दिया हुआ है, निकल जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, व्हेन टू कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। दो कंडक्टर है जो कि करंट को फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है उसमें। ठीक है, और वो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, तो क्या वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो सुनिएगा, ठीक है, तो कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों ऐसा होगा सुनिएगा, क्योंकि फ्लेमिंग का जो लॉ है, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उसी में से कहा गया है कि जब दो कैरिंग कंडक्टर आस पास में हो तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो क्या होता, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। आगे सुनिएगा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। तो अभी बात की है कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो होता है किसी सर्किट में, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जो है, एक और चीज़ थोड़ी देर पहले देखे थे, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और एक चीज़ सुनिए कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट के। आगे सुनिए, द कैपेसिटर स्टोर्स 1 कूलम। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम क्या है, एक्चुअली स्टोर करता है वो चार्ज को एट 10 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट है ना, इट्स कैपेसिटेंस विल बी, तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या बोले हम, इज द कैपेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट और डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, माने वो कितना चार्ज स्टोर कर पाता है, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस होता क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बटे अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो क्या होगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो जितने फॉर्मूलाज होंगे वो आपको सबको याद रखने होंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज या फिर डेफिनेशन जैसे भी है। ठीक है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C दिया हुआ है आपका, सॉरी C निकालना है, चार्ज दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो निकल जाएगा आपका। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस को किस में ये करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा फैराड। ठीक है, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ गिवन ए लॉ गवर्निंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो किस साइंटिस्ट ने कहा था कि जब दो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्सन करेंगे, किस साइंटिस्ट ने कहा? तो ये हो जाएगा चार्ल्स कूलम्ब। ठीक है, इन्होंने ही कहा था। तो इसका इन्होंने कहा था कि फोर्स जब जब दो चार्ज पार्टिकल होता है तो इन दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं डिस्टेंस आर है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, अब सुनिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, और Q1 Q2 क्या है, तो चार्ज पार्टिकल है, R क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज पार्टिकल का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस का स्क्वायर का। ठीक है, तो इन्वर्सली याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज क्या है, इंक्रीज विद डिस्टेंस, डिक्रीज विद डिस्टेंस, यानी कि अभी बात की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो बढ़ेगा, क्या डिस्टेंस बढ़ाने से बढ़ जाएगा या घटेगा? तो अभी देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो और कैसे घटेगा, डिक्रीज विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला देखिए अभी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको, कभी कभार क्या होता है कि इस के कांस्टेंट का ना यूनिट निकालने के लिए बोल देता है, कूलम्ब कांस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे ये बता देता हूँ कि ये तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन करके वैसे करके निकाल सकते हैं ना। और F और इस दोनों Q1 Q2 को इधर लेकर के आएंगे और R1 क्या चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। तो सारा यूनिट पुट करके आपको देखना है कि K का यूनिट क्या होगा, क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे सुनिएगा। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट है? तो अभी बात की हम लोग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, यानी दोनों पॉइंट्स चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बी नंबर हमको दिख रहा है शायद, एक बार ठीक से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देख लीजिए एक बार। बी नंबर में क्या दिया है, तब में इज इन्वर्सली, देखिए चार्जेस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा था, टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों, बी नंबर नहीं होगा, क्या होगा, सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ज के साथ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और वो भी स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, टू लैम्प्स फिटेड टू इल्यूमिनेट द रोड स्ट्रीट, तो बोला गया है कि लैम्प्स जो लगाए जाते हैं रोड या स्ट्रीट में, वो जलने के लिए वो सीरीज में लगाए जाते हैं कि पैरेलल में लगाए जाते हैं? तो ये समझिएगा, ये पैरेलल में लगाया जाता है। ऐसा क्यों, सुनिएगा। अगर सीरीज में लगाते तो एक बल्ब अगर काम करना बंद कर देता, एक लैंप अगर काम करना बंद कर देता, तो बाकी सारे लैंप भी काम करना बंद कर देते। इसलिए हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ताकि अगर एक काम करना बंद कर दे तो भी दूसरे पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, आगे सुनिए। वेयर एंड इलेक्ट्रिक स्विचेज आर कनेक्टेड, तो बोला गया है कि इलेक्ट्रिक स्विचेज जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, लाइव वायर से, ग्राउंड वायर से, न्यूट्रल वायर से, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइव वायर से। ठीक है, स्विचेज जो है ये लाइव वायर से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको करंट देंगे तभी वो क्या करेगा, तभी वो आपको जलेगा। नहीं तो क्या होता, अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देते न्यूट्रल वायर से, तो ये ऑफ करने के बाद भी हम लोग का जलता ही रहता। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, द सर्किट ऑलवेज रिमेन्स ऑन इवन व्हेन इट इज स्विच ऑफ। ठीक है, अगर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते तो, इसलिए किससे कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर से। और एक बात जान लीजिए कि फ्यूज़ भी किससे कनेक्ट होता है, लाइव वायर से ही कनेक्ट होता है। ठीक, आगे सुनिए। रेशियो वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट इन ए क्लोज सर्किट इज, तो बोला गया है कि वोल्टेज माने V/I क्या होता है। ठीक है, तो V/I क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, वो R होता है। V/I, V = IR सुने होंगे। ठीक है, V/I क्या होता है, R होता है, जो कि कांस्टेंट है। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट इन ए क्लोज सर्किट इज R। तो ये क्या है, यही है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। ठीक है,
करंट के वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और आर के यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, आगे सुनिए। और रेजिस्टेंस जो होता है वो एज्यूम किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, माना जाता है इस तरह का। व्हेन मेनी रेजिस्टेंस इन ए सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो बोला गया कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो बताइए करंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो करंट क्या होगा भाई साहब, रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्यों ऐसा? द रेजिस्टेंस दैट आर अरेंज इन सीरीज इन ए सर्किट आर चेंज टुगेदर सच दैट दे हैव कॉमन करंट फ्लोइंग थ्रू देम। आगे सुनिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पॉइंट में बता रहा हूँ कि इन सीरीज सर्किट, जब सीरीज सर्किट सीरीज में होता है तो क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, सीरीज में क्या होगा, करंट कांस्टेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि एक करंट हर जगह से फ्लो होगा तो करंट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। और पैरेलल के में क्या होगा, करंट क्योंकि बढ़ जाएगा तो करंट अलग हो जाएगा और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज वाला ही याद कर लीजिए कि सीरीज वाला जो करंट फ्लो होगा वो करंट तो सेम ही हर जगह होगा, लेकिन वोल्टेज में डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, आगे सुनिए। व्हाट डू यू गिवन सिंबल इन फिगर रिप्रेजेंट ए रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत जन इसमें गलती कर देते हैं, प्लग की मार देते हैं। ठीक है, तो ये प्लग की नहीं है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार। ओपन स्विच है, ठीक है, ओपन स्विच ये खुला हुआ है, क्लोज स्विच है। उसके बाद फ्यूज़ का सिंबल इस तरह का होता है, बैटरी का सिंबल इस तरह का, और सेल होगा तो सिर्फ एक ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, मतलब बहुत सारा सेल है, और बहुत सारा सेल को ही क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर है, एमीटर है ना। उसके बाद बजर है। उसके बाद देखिए लैम्प को या बल्ब को दो तरीके से इंडिकेशन दे सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, और देखिए ये रजिस्टर्स है। ठीक है, आगे सुनिएगा। ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज कॉल्ड। तो क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्लोज पाथ है और कंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ पावर लॉस इन एसी सर्किट जनरली। तो क्या कारण की वजह से जो पावर लॉस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर की वजह से, कैपेसिटर की वजह से, इंडक्टर की वजह से, या रेजिस्टेंस की वजह से। तो पावर लॉस जो होता है एसी में, एसी सर्किट में होता है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है, तो शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे, तो आगे ही बताएंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखे थे, क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, पावर क्या होता है, फिर पावर होता है V²/R। तो वहीं से रिलेशन आया है V इक्वल टू IR करके। ठीक है, अगर ये पावर इक्वल टू V²/R याद रख लिए। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये करेंगे V को IR से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, I²R²। ठीक है, डिवाइडेड बटे R, तो क्या बचेगा, I²R बचेगा। द हाइयर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हाइयर द पावर लॉस। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा, क्योंकि ये देखिए पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, आगे सुनिएगा। इफ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन ए सर्किट एंड वन बल्ब फ्यूजेस, व्हाट विल हैपन विथ अदर बल्ब्स। तो बोला गया है कि बहुत सारे बल्ब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि हम लोग जो स्ट्रीट लैम्प्स है या लाइट्स है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, क्योंकि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो दूसरा वाले पे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो बाकी जितने भी सारे बल्ब होंगे वो जलेंगे। जो बल्ब फ्यूज़ हुआ है उसको हटा दीजिए। ठीक है, बाकी सारे बल्ब ही जलेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो एक डिस्टर्ब होता तो सारा डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए
सीरीज कम्बिनेशन में एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे बल्ब लगे हुए, मान लीजिए ये बल्ब किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो बाकी सब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका करंट का जो ये है फ्लो है वो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया तो आगे वाला बल्ब भी काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जा रहा है और करंट अलग अलग बट रहा है, ठीक है, बट रहा है तो हर जगह करंट जाएगा, ठीक है। और पैरेलल कम्बिनेशन में अभी हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हर जगह बट रहा है, तो जिसकी वजह से ये वाला अगर फ्यूज भी हो गया तो ये वाले पे तो आ रहा है करंट, ठीक है, तो जलेगा बाकी सब, ठीक, क्लियर। आगे सुनिए, इन ये सर्किट गिवन बिलो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन 6 ओम रेजिस्टेंस। तो 6 ओम रेजिस्टेंस में पूछा गया है कि करंट कितना निकलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव था, तो इसको चेक कर ये खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0.55 एम्पियर, ठीक है। आगे सुनिएगा, when a potential difference of 140 volt applied to a resistance 10 ohm calculate the amount of flowing करंट थ्रू इट। तो थोड़ी देर पहले ओम्स लॉ देखा था हम लोगों ने, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो वहीं से निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आई निकालने के लिए बोला है, ठीक है, निकल जाएगा V इक्वल टू आई आर करके, तो कितना आ जाएगा, 14 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज आई, करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई, एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है ई, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन टी सेकेंड कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टी सेकेंड में, ये निकालने के लिए बोला है। तो ये जानना जरूरी है पहले कि टोटल चार्ज जो होता है वो उसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत बार आपको अलग अलग तरह से दे देगा, हो सकता है यहाँ से वर्क डन भी निकालने के लिए दे देता, तो हम लोग थोड़ी देर पहले थे कि वर्क डन बाई चार्ज जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो जान लीजिए, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, थोड़ी देर पहले बोले थे, करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो आई तो समझ में आ गया, आई क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज है, और Q के प्लेस में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे Q इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पे एन ई बैठा सकते हैं, बटे टी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग निकाल सकते हैं एन इक्वल टू आई टी बटे ई, ठीक है। आई क्या है, करंट है, टी क्या है, टाइम है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आगे सुनिए, इफ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज रिड्यूस टू हाफ, डायमीटर हाफ कर दिया जा रहा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, क्या करंट फ्लो करेगा। तो होगा क्या भाई साहब, तो करंट 1/4 हो जाएगा, कैसे, तो सुनिए, V इक्वल टू आई आर पढ़े थे हम लोग, ठीक है। I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन, ये कहाँ से आया बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। V इक्वल टू आई आर जानते हैं हम लोग, आई आर जो होता है वो होता है रो एल बटे ए, रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, एल है और एरिया है, ठीक है। तो वहीं से आया है ये फॉर्मूला, हम लोग क्या लिखते थे, V इक्वल टू आई आर लिखते थे, आई तो अगर आई के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू होगा V अपॉन आर होगा, तो V अपॉन आर, तो आर क्या है, रो एल बटे ए है, ठीक है। तो वही चीज़ लिख रहे हैं हम लोग। तो एक ए क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर, जो एक वायर है, ठीक है, वायर का ये होगा, एरिया क्या होगा, π/4 डी स्क्वायर और रो एल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के स्क्वायर के। तो डायमीटर को अगर हाफ कर दिया जाए, डायमीटर को घटा करके अगर हाफ कर दिया जाए, तो बताइए करंट में क्या होगा, 1/4 का चेंजेस आ जाएगा, समझ में आ रहा है, 1/4 हो जाएगा, तो क्योंकि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, ठीक है। आगे सुनिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज रिड्यूस टू हाफ कीपिंग द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बोला गया है कि करंट पे क्या असर पड़ेगा अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं और वोल्टेज को सेम रखते हैं। तो वही वाला फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज को सेम रखे हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तो करंट को क्या करना है भाई साहब,
रेजिस्टेंस को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो करंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज, तो आई क्या होता है, करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, यानी रेट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सर्किट। ठीक है, आगे सुनिए। आई इजुगल टू क्यू बाई टी, तो क्यू फिर क्या था, क्यू इजुगल टू एन ई भी था, और वर्क डन के फॉर्म में क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस भी था। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वेव, वाटर, लाइट, या क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। ठीक है, आगे सुनिए। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किट इन 1 सेकेंड इज 20 कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज भी दिया हुआ है 20 कूलम, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए बोला है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग कि करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटे टाइम दिया होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई टी करेंगे, और टाइम का ये क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो 20/1 निकल जाएगा यहाँ से, आई इक्वल टू 20 एम्पियर। इफ द वैल्यू ऑफ v अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट, v अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट, देन व्हाट इज कोल्ड। तो अभी बहुत बार बात कर चुके हैं, v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन आई होगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा आंसर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट वे में पूछा गया है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे सुनिए। Across the end of resistance is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। तो बोला गया कि टेम्परेचर को सेम रखना है, तो क्या बताइए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दिक्कत। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होगा, across the end of resistance is directly proportional to current, which of the following is proportional to the potential difference। potential difference के कौन proportional होता है, ठीक है, v इक्वल टू आई आर, आई प्रोपोर्शनल होता है, आर कांस्टेंट होता है ना। 18 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ओम, और क्या होगा बताइए। ठीक है, तो हम लोग अभी पर v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई को तो नापते हैं किसमें, एम्पियर में, और आर को नापते हैं ओम। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट होता है ओम। वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो बस निकल गया 6 एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपका गुड कंडक्टर है। बिसाइड, इसके बावजूद नॉन मेटल आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बोला गया है कि ये किसी नॉन मेटल की बात कर रहा है। ठीक है, ये नॉन मेटल होने के बावजूद, इसके बावजूद जितने भी नॉन मेटल है वो सारे क्या हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी बात की कि मेटल्स जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। तो लेकिन ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पे यूज़ होता है, आप देखें, आप पेंसिल का जो नीब होता है, पेंसिल की बात कर रहा हूँ, पेन की नहीं, पेंसिल जो होता है वो किससे बना होता है, वो ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, आगे सुनिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वही वाला v इक्वल टू आई आर वाला। ठीक है, देख लीजिए कौन सा मिल रहा है आपका। ठीक है, तो मिलेगा b, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसुलेटर, इंसुलेटर इसमें से कौन सा है, तो मेटल्स तो इंसुलेटर नहीं हो सकता। ठीक है, मेटल्स इंसुलेटर नहीं हो सकते।
तो मेटल्स और रबर दिया है, मेटल्स और माइका दिया है। आपको नहीं भी पता है तब भी बी सी नहीं होगा, कंफर्म है, ठीक है। कौन सा होगा, ए आंसर हो जाएगा। ए कहाँ पे दिया हुआ है, डी में, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही है ये वाला। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जिसमें आयंस होंगे ना उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जिसमें नहीं होगा वो उसमें ये होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। बाकी एसिडिक एसिड सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, क्योंकि ये टूटता है H+ और OH- में, इस तरह का है, ठीक है कंसेप्ट। तो सोडियम जैसे टूटता है, सोडियम Na+ OH-, इस तरह का टूटेगा तो आपको तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक है। ग्लूकोज सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आगे सुनिए, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है तो करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V=IR, फिर से वही वाला, तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो V=IR से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है ओम्स लॉ से। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, रेजिस्टेंस अब डबल कर दे रहे, बताइए इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाएगा, क्यों, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है, V=IR, तो V और I का देखिए रिलेशन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आपका रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक क्वेश्चन है शायद आगे, हमको तो याद आ रहा है एक क्वेश्चन है आगे जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, इसलिए रेजिस्टेंस को अभी तक डिफाइन नहीं किया हम लोग, ठीक है। आगे सुनिए, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ थर्ड रजिस्टर। तो सुनिए कि पहले दो रेजिस्टर्स जो है इसको पैरेलल में लगाया गया है, उसके बाद उसके बाद क्या किया है, उस दोनों पैरेलल रेजिस्टर्स को एक सीरीज से जोड़ा गया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है। तो पहले ये जानिए कि जब भी हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तभी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये समझ लीजिए, देखिए यहाँ देखिए रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो क्या लिखते हैं, R1 + R2 + R3, यानी R1 का रेजिस्टेंस R2 का रेजिस्टेंस सबको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो कैसे लिखते हैं, 1/R1, R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/R इक्विवेलेंट होता है, वो 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, पहले किस में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, तो 1/R1 + 1/R2 यानी 1/10 + 1/10, ठीक है। तो हो जाएगा 2/10। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट होगा 2/10, ठीक है। तो यानी कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकल गया आपका 5। और आपको निकालना है फिर से कि आपको उसको किससे के साथ जोड़ना है, सीरीज के साथ। तो सीरीज के साथ जुड़ते क्या होता है, जुड़ जाता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है, 10 और 5 15 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, R1 + R2, तो R निकल गया हमारा 5 और R2 कितना दिया गया था, ये R2 ही मानिए, ये 10, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। इसको R3 मानिए क्योंकि R1 और R2 तो पहले ही ले चुके हैं, R1 और R2, और ये है R3, ठीक है। तो R3 के साथ R को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 सीरीज में, ठीक। तो याद रख लीजिए क्या क्या चीज़ कॉमन होता है। अभी थोड़ी देर पहले बात बताए थे कि सीरीज में जो होता है करंट सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, यही बता रहे थे। और वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होता है और पैरेलल में सेम होता है। वेटस्टोन ब्रिज सुने होंगे, वेटस्टोन ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर वेटस्टोन ब्रिज का यूज़ क्यों किया जाता है। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस का वैल्यू खोजने के लिए, ठीक है, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, चौथे वाले का नहीं पता है, तो वेटस्टोन ब्रिज 4th वाले का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि PQS का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो R का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये है वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो वेटस्टोन ब्रिज से हम लोग अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। व्हाट इज इन सब्सटेंस दैट मेक इट सुपर कंडक्टर सब्सटेंस। तो बोला गया है कि सुपर कंडक्टर अगर बनना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर तभी बन सकता है, अब रेजिस्टेंस को डिफाइन कर ही देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, रेजिस्टेंस काम करता है भाई साहब कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, रोकता है। जैसे हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि मोशन वगैरह में चैप्टर में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जो है हम लोग के मोशन को अपोज करता है,
ठीक है, फ्रिक्शन हम लोग के मोशन को अपोज करता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस होगा लेकिन बहुत कम होगा, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर बन जाए, ठीक है, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ठीक है, मतलब अगर सुपर कंडक्टर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी जीरो, ठीक है, तभी सुपर कंडक्टर होगा। यानी कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, समझे। तो सुपर कंडक्टर तभी होगा जब क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा एट वेरी लो टेम्परेचर, सो इलेक्ट्रिक फ्लो देम रैपिडली। सुपर कंडक्टर is an element or metallic alloy which when closed below a critical temperature of substance then it loses all electrical resistance। तो ये अपना सारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस खो देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की बात किया गया है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग ये इसकी बात कर रहे थे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वहाँ पे रो क्या था, रेजिस्टिविटी था, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल का ये होता है, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। तो लो रेजिस्टिविटी जो होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का ही होता है। तो नाइक्रोम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है। हीटर में कौन सा कॉयल जो यूज़ किया जाता है, हीटर में हुआ, उसके बाद आपको आयरन में हुआ, उसमें एक कॉयल होता है, ठीक है, देखे होंगे जो जलता है। तो हीटर वगैरह में तो होता क्या है, वो जो कॉयल बना हुआ होता है वो नाइक्रोम का ही बना होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हीटर में जो कॉयल यूज़ होता है वो किस चीज़ का होता है, तो वह नाइक्रोम का होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी कम होता है। अब सुनिए फिर, टू रेजिस्टर्स ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टर्स है जिसको पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। तो एक को पहले R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, देन दिस कम्बिनेशन इज एडेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब उसके साथ फिर क्या किया है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया गया है। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल में के लिए क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस R2, ऐसे ही बोले थे, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 2/20। तो इसको उलाटेंगे क्योंकि R इक्विवेलेंट तो नीचे था, तो इसको पलाटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो 10 ओम निकलेगा। अब उसको फिर क्या करना है, उसको फिर सीरीज में जितना है जोड़ना है। तो सीरीज में क्या हो जाता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है, डायरेक्टली जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसको थर्ड वाले रेजिस्टेंस को हम लोग R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 10 20। तो 10 किसका निकला था, ये 20 को जो पैरेलल में जोड़े थे तो वहाँ से 20 आया, और यहाँ से 10 है इसलिए 20 आ गया टोटल। आगे सुनिए, एन एलिमेंट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लाते हैं कंडक्शन के लिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा लेकिन बड़ी दिक्कत से होगा, ठीक है, आसानी से नहीं फ्लो होगा, ठीक है। ए मटेरियल विथ हाई रेजिस्टिविटी दैट मीन इट हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस, अगर रेजिस्टेंस को घटा दिया जाए तो बताइए थर्मल इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। थर्म का मतलब होता है हीट, हीट पे क्या असर पड़ेगा, थर्मल इफेक्ट पे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हाफ, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है जूल्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, I² RT। आई क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। तो आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को घटा दे रहे हैं, तो थर्मल इफेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्मल इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे सुनिए, और क्या किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए सच वायर इन विच ए 2 वोल्ट इज अप्लाइड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ इज 1 एम्पियर। तो बोला है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आप अगर पोटेंशियल दे रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं 2 वोल्ट का, करंट दे रहे हैं 1 एम्पियर, तो क्या होगा, तो फिर से वही वाला V = I वाला लगाइए, आंसर पाइए, और क्या, ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे, व्हेन सेवरल रेजिस्टेंस आर एडेड, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं टू
बोला कि पैरेलल होगा, बॉक्स होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या सीरीज में, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस, इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है देन द मिनिमम रेजिस्टेंस अमंग देम। ठीक है, तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है किस केस में, तो ये हो जाएगा पैरेलल रेजिस्टेंस में। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 करके है, तो ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है ना वो छोटा पड़ जाता है, लेकिन सीरीज में लगाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन, फिर से वही वाला V इज इक्वल टू IR, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, तो थोड़ी देर पहले बताए थे कि रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टर से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वहाँ पे, है ना। तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस देखे ना अभी, ρL/A, ठीक है, वहीं से आता है। तो अब देखिए हम लोग बताए थे कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा यहाँ पे कौन सा है, ये ऊपर में देखिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो यही है, सॉरी सबसे नीचे वाला बहुत ज़्यादा है, तो इसको मान लेते हैं, और क्या यही होगा आंसर। ठीक है, तो कुछ चीज़ जान लीजिए कि कंडक्टर्स का जो रेजिस्टिविटी होता है जनरली वो 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻4 होता है, यानी कि बहुत कम होता है। और इंसुलेटर का जो रेजिस्टिविटी होता है 10⁻8 से लेकर के 10⁻18 होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी इंसुलेटर्स हैं जैसे सिरामिक है, रबर्स है, प्लास्टिक है, हैविंग रेजिस्टिविटी 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन मेटल और मोर, यही बात है, बोला वही गया है। ठीक है, और अगर इसमें पूछ लेता क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के रेंज में आता। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, जोर जबरदस्ती ही सही, लेकिन होता है। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू मेल फंक्शन इन ए पैरेलल सर्किट देन अदर ऑल द इक्विपमेंट, तो बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि काम करना बंद कर दिया है, तो बताइए, और उसको किस में जोड़ा गया था, पैरेलल सर्किट में, तो बताइए अदर इक्विपमेंट्स जो हैं, अदर डिवाइसेस जो हैं वो काम करेंगे या नहीं। तो बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि पैरेलल में ऐसा ही होता है कि पैरेलल में इसलिए ही लगाते हैं कि ताकि वो ख़राब हो जाए तो बाकी सब काम करे। तो देखिए अगर सीरीज में होता तो ये वाला अगर बल्ब किसी वजह से ग्लो नहीं करता तो आगे करंट फ्लो ही नहीं होता, तो आगे करंट फ्लो नहीं होता तो जलता ही नहीं। लेकिन अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में देखिए दोनों साइड में जाएगा और ये जल जाएगा। ठीक है, काम चलेगा। आगे सुनिए, आर इज इक्वल टू, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1/R2 डिवाइडेड बटे R1+R2। ये किसका फॉर्मूला है, सीरीज का, पैरेलल का, ब्रिज का या लीनियर का। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होता है, R1+R2 डिवाइडेड बटे R1R2 डिवाइडेड बटे R1+R2 होता है। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन का ये है। और सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, R1+R2 होता है। ठीक है, when two or more resistors are connected between two identical points then they are associated with, जब दो और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन दो आइडेंटिकल पॉइंट्स में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो कनेक्टेड कैसा होगा, पैरेलल होगा, एक्रॉस किस तरह का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल। आगे सुनिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है ρL/A। तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, L क्या है, लेंथ, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, जो कि अब बताया था कि रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, आगे सुनिए, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, लेंथ अगर डबल कर देते हैं तो एमीटर का रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि करंट में क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे करंट नहीं बोला है, एमीटर का रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा ये बोला है। ठीक है, तो घुमा फिरा के वही बात हो रहा है। तो अगर लेंथ अगर डबल कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों ऐसा, सुनिएगा, यही चीज़ बोल रहे थे, R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A होता है।
तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं यहाँ से, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेजिस्टेंस है, और हम लोग क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। तो एक जगह देख रहे हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/I के। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर रिलेशन निकाले तो I और L जो है वो इन्वर्स रिलेशन में है, I और L जो है वो इन्वर्स रिलेशन में है, यानी कि लेंथ अगर डबल कर दे तो एमीटर का रीडिंग में या फिर करंट में किस तरह क्या हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया ये भी देख चुके आप। आगे सुनिए, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, उसका रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 ओम, क्योंकि सिंपली उसको जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके जोड़ देते हैं सीरीज में। इफ़ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वही फिर से वही वाला फॉर्मूला 1/R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो किसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा इंसुलेटर का, और सबसे कम रेजिस्टेंस यानी कि जीरो रेजिस्टेंस किसका होता है, सुपर कंडक्टर का, और कंडक्टर का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, सेमीकंडक्टर उससे ज़्यादा, और इंसुलेटर का और उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, इंसुलेटर्स का। When 2 or more resistance are connected sequentially to each other they are attached, तो बोला गया है कि जब दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सिक्वेंशली माने एक के बाद एक लगाते हैं तो ये किस तरह से अटैच होंगे, तो ये हो जाएगा सीरीज ऑर्डर में, ठीक है। इफ़ द करंट ऑफ 1 एम्पियर रिमेन इन रेजिस्टेंस 10 ओम व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेल्ड इन 1 मिनट, तो बोला गया है कि करंट दे रहे हैं आप 1 एम्पेयर का, रेजिस्टेंस है 10 ओम, देखिए एनर्जी कितना वो रिलीज़ करेगा, एक्सपेल करेगा 1 मिनट के अंदर। तो इसका कैसे निकालेंगे, एनर्जी क्या होता है सुनिए, हीट है वो क्या था, I²RT था, ठीक है। आई दिया हुआ है आपको 1.5, इसको स्क्वायर करेंगे, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है, एक ध्यान दीजिएगा टाइम 1 मिनट दिया हुआ है, हमको किस में बदलना है, सेकेंड में बदलना है, इसलिए क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। What does the rating of electricity displays on the electric bulb mean 100 watt, माने हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में दिखते हैं 100 वॉट 10 वॉट, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, 10 वॉट का मतलब क्या है या 100 वॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ये हर सेकेंड में, ठीक है, 100 जूल जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा, द बल्ब कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। बहुत लोग इसमें गलती करके आ जाते हैं, पर आवर करके आ जाते हैं, तो ये पर आवर नहीं है भाई साहब, ठीक है। वॉट क्या होता है, एक्चुअली पावर होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, और पावर क्या होता है, ठीक है, तो एनर्जी पर सेकेंड होता है। तो पावर क्या होता है, पावर होता है W/T होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसलिए ये क्या होगा, 100 वॉट जो होगा वो 100 जूल कंज्यूम होगा पर सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि पावर का यूनिट अगर आप जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं, वर्क मोड टाइम होता है, ठीक है, वर्क क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, वर्क को नापते हैं जूल में और टाइम को नापते हैं सेकंड में, इसलिए क्या होगा 100 जूल पर सेकंड होगा, ठीक। आगे सुनिए, ए फैमिली कंज्यूम 320 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए मंथ, हाउ मच इज दिस एनर्जी इन जूल, तो बोला गया कि एक फैमिली जो है वो कंज्यूम करता है 320 यूनिट ऑफ एनर्जी इन 1 मंथ, एक मंथ में 320 यूनिट कंज्यूम करता है, ठीक है, यूज़ करता है। तो बताइए कि उसमें उसको अगर जूल में निकालेंगे तो कितना होगा, तो पहले आप एक यूनिट का मतलब समझिए कि एक यूनिट होता क्या है, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं कि इस बार 50 यूनिट आया, 200 यूनिट आया है, या दिल्ली गवर्नमेंट बोलता है हम लोग 100 यूनिट फ्री करवा देंगे, ये यूनिट एक्चुअली है क्या, इसको जानते हैं पहले, ठीक है। तो यूनिट होता क्या है कि आप अगर मान लीजिए कि आप अगर 1000 वाट का बल्ब अगर जला रहे हैं कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, वही होता है 1 यूनिट। तो आप अगर आपके पास अगर 1000 वाट का बल्ब नहीं है तो क्या होगा, आपका 100 वाट का 10 बल्ब जलाइए तो हज़ार तो हो गया, ठीक है। तो 1000 वाट का जब बल्ब जलता है 1 घंटे के लिए तो उसको बोलते हैं आपका 1 यूनिट। तो आपके पास अगर 1000 वाट नहीं है,
आप 1 घंटे के लिए नहीं नहीं जलाइएगा तो उसको, ठीक है। आपके पास अगर पूरे घर में भी 1000 वाट का बल्ब नहीं है तो क्या होगा, उसको ज़्यादा आवर में चलाइएगा, ठीक है। तो उस तरह का कंसेप्ट होता है। तो 1 किलो वाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आता कहाँ से है, ये अगले क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे, ठीक है। 3.6 ये याद रखना है, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि 1 किलो वाट आवर कितना होता है, ठीक है। तो अब बोला गया है कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर ही होता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 320 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 320 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब समझे हम लोग 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 320 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये निकलेगा आपका 1152 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये आता कहाँ से, ये भी जानेंगे अभी हम लोग। किलो वाट आवर आता कहाँ से, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता है आपका 1 किलो वाट आवर, ठीक है। यानी कि 1 आवर में अगर 1000 वाट का बल्ब जलेगा 1 घंटे के लिए तो उसको वो होगा 1 यूनिट, आपका 1 यूनिट का बिल उड़ जाएगा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड using using 1 किलो वाट ऑफ पावर फॉर 1 आवर इन ए सर्किट शोज इट इन जूल। तो बोला गया है कि आप अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 1 किलो वाट का, 1 किलो वाट मतलब क्या होता है, हजार वाट, ठीक है। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो अभी बताया कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ये आता कहाँ से समझिए पहले। 1 किलो वाट, 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 10⁻3। तो 10⁻3 वाट हो गया। इनटू आवर का मतलब क्या होता है, 3600 सेकंड, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बताए थे, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी को क्या लिखेंगे, पावर इंटू टाइम लिखेंगे। तो पावर दिया हुआ है 1000 वाट और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम को हम लोग SI यूनिट यानी सेकंड में लिखते हैं। तो 1 घंटे के लिए बोला था तो 3600 लिखते हैं, यहीं से आता है आपको 3.6 इंटू 10⁻जूल। समझ में आया, ठीक है। तो अगर बोल दिया जाए कि जूल में निकालिए कि अगर हम लोग 1 किलो वाट पावर को अगर 1 घंटे के लिए जलाते हैं तो कितना जूल हम लोग को लगेगा, ठीक है। तो कितना जूल होगा वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। आगे सुनिए, ए 100 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प इज यूज फॉर 5 आवर। इलेक्ट्रिक लैम्प कितने देर के लिए यूज़ हो रहा है, 5 घंटे के लिए। हाउ मच एनर्जी विल द लैम्प कंज्यूम इन 3 डेज। तो बोला गया कि 3 दिन में कितना यूनिट आपका ये आएगा, ठीक है। तो 100 वाट है, हम लोग जानते थे 1000 वाट के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 100 वाट लिखेंगे, करेंगे ये। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोले हम लोग, पावर इंटू टाइम। पहले तो वो समझ लिए एनर्जी का यूनिट क्या होता है, पावर इंटू टाइम सेकंड में। अब देखिए पावर को कितना दिया है, 100 वाट दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम बोला है 5 घंटा, लेकिन 5 घंटा कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। तो 5 घंटे को तो पहले सेकंड में बदलेंगे क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो 5 इंटू 3600 और 3 दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 1.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्यों ऐसा किए, हम लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि हम लोग को 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो होता है वो 1 यूनिट होता है, इसलिए इस फॉर्मेट में निकाले हम लोग, ठीक है। तो 3.6 को अलग करके रखे हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल को अलग कर दिए पहले, ताकि हम लोग को यूनिट में निकालने में आसानी हो। और ये क्या हो जाएगा 1.5, तो क्या हो जाएगा 1.5 यूनिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। क्लियर, आगे सुनिए। व्हाट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क और रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क और रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलेंगे आपको पावर, ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं, या एनर्जी अपॉन टाइम पावर ही होता है, ठीक है। या रेट ऑफ एक्सपेंडिचर माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना खर्चा कर रहे हैं टाइम, कितने टाइम के लिए, उसको बोलते हैं पावर, ठीक। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो एक और चीज़ जान लीजिए कि सेल तो छोटा छोटा जो इसमें लगाते हैं, जो आपका दीवाल घड़ी में जो लगाते हैं वो होता है सेल। ठीक है, छोटा छोटा बैटरी जो सेल जो लगाते हैं उसको बोलते हैं सेल। बहुत सारा सेल मिल जाता है तब बनता है बैटरी। तो हम लोग बहुत बार गलत ये कर लेते हैं, वो जो घड़ी में लगाते हैं छोटा वाला वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। और यही सेल, बहुत सारा सेल अगर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो क्योंकि सेल में क्या होता है, केमिकल्स होता है जो किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिक में बदलता है, उसी को वो क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल हैज़ केमिकल इनसाइड इट, दस इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंसेज टू कंट्रोल द टेम्परेचर। इसमें से कौन है जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंसेज को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या कर देता है आपका, अगर हीटिंग अप्लायंसेज में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, कम करता है या फिर बंद कर देता है। ए थर्मोस्टेट इज ए रेगुलेटिंग डिवाइस कंपोनेंट विच सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ फिजिकल सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर को वो सेंस कर लेता है एंड परफॉर्म एक्शन सो दैट द टेम्परेचर इज मेंटेन नियर द डिजायर्ड सेट पॉइंट। आपने जो पॉइंट को सेट, आपको जो डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए उसी को मेंटेन करके रखता है थर्मोस्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। किससे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हो जाएगा एमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये सुन लीजिए, एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। ठीक है, एमीटर हो गया करंट नापने, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटा करंट अगर नापना होता है तो गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। और रेयोस्टेट क्या होता है, ये भी सुनिए। तो रेयोस्टेट क्या होता है कि चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इन ऑर्डर टू चेंज द, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट चेंज करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करा देंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये रेजिस्टेंस एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, आपको अगर आपको करंट को बढ़ाना है घटाना है तो वो काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कौन स्टोर करता है स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कैपेसिटर। हम लोग पहले बोले थे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है ना। बात करें रेजिस्टर्स की, रेजिस्टेंस की बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। उसके बाद इंडक्टर्स की बात करें तो इंडक्टर्स इज ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट टेम्परली स्टोर एनर्जी। वो टेम्परली स्टोर करता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर्स कॉइल। तो ये देख लीजिए, कैपेसिटर इस तरह का होता है। आप लोग ये भी देखे होंगे, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के का 5 साल 7 साल मान लीजिए, पहले के में क्या होता था, जो ट्यूबलाइट होता था उसके बगल में एक छोटा सा ये दिया हुआ रहता था। ठीक है, वही होता था आपका कैपेसिटर। ठीक है, ट्यूबलाइट के बगल में एक छोटा सा ये रहता था, आपका देखे होंगे इस तरह का। ठीक है, वही क्या होता था, कैपेसिटर होता था। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है कि आपको, क्योंकि वो इस एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर होता है। तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन विच कैन बी यूज्ड बाय द डिवाइस फॉर टेम्पररी पावर आउट इज वेन एवर दे नीडेड एडिशनल पावर। तो देखिएगा कि जब ट्यूबलाइट को जलना रहता है तो वो थोड़ा सा डिम करके जलता है। ठीक है, जलने के बाद तब ट्यूबलाइट जलता है। ठीक है, वो पुराने वाले ट्यूबलाइट्स में होता था वैसा। तो ये क्या होता है, एडिशनल पावर भी देता है आपको। ठीक है, एडिशनल पावर भी देता है कैपेसिटर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एमीटर शुड बी। तो एब्सोल्यूट एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए। एमीटर मतलब करंट नापने वाला। अब एब्सोल्यूट बोले हैं तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो ही होगा। ठीक है, लो बोले तो वेरी लो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है भाई साहब, रेजिस्टेंस अपोजिशन करता है करंट का। वोल्ट मीटर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, तो पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं, पैरेलल में या सीरीज में सर्किट के साथ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट इन पैरेलल, इन सीरीज, इन अदर पोजीशन और नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, पैरेलल में लगाते हैं। और एमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। याद रखना है ये चीज़। ठीक है,
वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल लगाते हैं सीरीज में, पैरेलली लगाते हैं सर्किट में, और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं सर्किट के साथ। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या बताया था, वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज नापता है, और एमीटर क्या नापता है, करंट। व्हाट डज द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लिमिटेड, तो बोला गया कि ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है उसको लिमिटेड क्यों किया जाता है, इस तरह का देखेंगे आप। ठीक है, इस तरह का क्यों बनाया जाता है, ताकि जो लॉसेज हैं ईडी करंट लॉस वो कम हो सके। ठीक है, इस तरह का इसलिए बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। एक कॉमन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट ऑन, कॉमन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस में ऑपरेट करता है, एसी में, डीसी में, बोथ में, या पल्स डायरेक्ट करंट में। तो ये हो जाएगा एसी में ऑपरेट करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में ऑपरेट करता है। ठीक है, आगे सुनिए। तो ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, और बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। द आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो रेजिस्टेंस इन द कॉइल, नो लॉस इन द कोर हैज़ इन्फिनाइट परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है कि आइडियल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आइडियल बोल के तो कोई चीज़ होता नहीं है, तो इमेजनरी है। ठीक है, इट इज़ एन इमेजनरी ट्रांसफॉर्मर दैट हैज़ नो कोर लॉस, किसी तरह का लॉस नहीं, नो ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, लीकेज नहीं है, लीकेज फ्लक्स नहीं है, यानी मैग्नेटिक लीकेज नहीं है। ठीक है, ये है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो बेसिक कंपोनेंट क्या 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 नहीं है, तो ये हो जाएगा म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि बेसिक जो होता है वो क्या क्या होता है, बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये देख लीजिए। आपका मैग्नेटिक कोर है, प्राइमरी विंडिंग है, प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं, विंडिंग भी बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मर आपका, ये है प्राइमरी सेकेंडरी विंडिंग्स या सेकेंडरी आपका कॉइल, और ये है प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और क्या है, लेमिनेटेड कोर भी है, या मैग्नेटिक कोर भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक कोर भी है। तो ये क्या है आपका, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कौन सा चीज़ नहीं है, तो म्यूचुअल फ्लक्स नहीं है। और ये किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, तो करंट और वोल्टेज दोनों को कन्वर्ट करता है। याद रखना है आपको क्या करता है, तो देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज एंड लो करंट एट लो करंट टू लो वोल्टेज। ठीक है, एट हाई करंट, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कर सकता है, लो करंट पे होकर के, ठीक है, हाई करंट पे। और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे बोला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो याद रखना है स्टेप अप मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा। लो वोल्टेज देखिए अपोज उल्टा है, लो वोल्टेज है तो हाई करंट है, और हाई वोल्टेज है तो लो करंट है। तो याद रखेंगे स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। आगे सुनिए, बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो बैटरी कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं, एम्पियर आवर में। आप लोगों के पास अगर इन्वर्टर का बैटरी वगैरह होगा तो आपको देखेगा वहाँ पे एम्पियर ए एच में लिखा हुआ रहता है, ए एच। ठीक है, तो वो क्या होता है, एम्पियर आवर होता है। तो एम्पियर आवर, बैटरी कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन द बैटरी। हाँ ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस में, एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली एम्पियर आवर, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। ठीक है, तो वो ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। बैटरी ही है जिसमें केमिकल्स डाला हुआ रहता है, और वो केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वोल्टेज को बदलते हैं, करंट को बदलते हैं, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टिप हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, अगर आपको पोटेंशियल को मेंटेन रखना है इस,
ठीक है, कंडक्टर का पोटेंशियल को अगर मेंटेन रखना है तो क्या कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको सेल या बैटरी। द इजीएस्ट मेथड टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है, यहाँ पे बोला था आपको, हाँ यही पे बोला था पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए तो हम लोग क्या लगाते हैं, सेल या बैटरी लगाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे बोला गया कि इजीएस्ट मेथड टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज टू कनेक्ट इट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ, तो ये हो जाएगा बैटरी टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रियोस्टेट की बात कर चुके हैं हम लोग। रियोस्टेट क्या होता है, वो आपको हीट को मेंटेन करके रखता है, जो आप हीट को सेटअप कर देते हैं वही उसको मेंटेन करता है। ठीक है, सॉरी, रेयोस्टेट जो था एक बार देख लीजिएगा, रेयोस्टेट मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, रेयोस्टेट जो था वो आपका करंट को मेंटेन रखता है बाय वेरिंग द, करंट को चेंज करता है बाय वेरिंग रेजिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, रियोस्टेट जो है वो करंट को वेरी करता है बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे आपका इलेक्ट्रिसिटी से। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक